दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं शोध प्रविधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन देखिए, प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली या फिर असंरचित साक्षात्कार। तो सही उत्तर है दोस्तों, सामाजिक सर्वेक्षण यानी सोशल सर्वे के लिए तथ्य संकलन की जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वो है प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार। और आप देख लीजिए दोस्तों, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए जो तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, इसमें होता यह है कि अवलोकन और असंरचित साक्षात्कार का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो याद रखिएगा, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रश्नावली, असहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, इसके अलावा साक्षात्कार। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, तथ्य संकलन की प्रश्नावली विधि में अशिक्षित जन समुदाय में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और आप देख लीजिए, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और साक्षात्कार विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली या क्वेश्चनायर ये शिक्षित जन समुदाय में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देखिए, जहोदा एवं कुक, रॉबर्ट के मर्टन, लुंडबर्ग या सिन पाओ यंग। तो सही उत्तर है रॉबर्ट के मर्टन ने। दोस्तों आप जान लीजिए, संरचित एवं असंरचित साक्षात्कार का एक समन्वित रूप जिसमें सूचनादाता के ध्यान को उसके जीवन में घटित किसी विशिष्ट घटना अथवा उसके कुछ पक्षों पर केंद्रित करके साक्षात्कार लिया जाता है, संकेंद्रित साक्षात्कार कहलाता है। और इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग आर के मर्टन तथा कुछ साथियों ने 1946 में जन संचार के साधनों के समाज मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जानने के लिए किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है गुडे एवं हार्ट, जहोदा एवं कुक, जॉन हावर्ड या आर के मर्टन। तो सही उत्तर है आर के मर्टन। दोस्तों केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्ययन के जो नए क्षेत्रों में ये किए जाते हैं, ऐसे अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, विवरणात्मक, उपकल्पनात्मक, अन्वेषणात्मक या निदानकारी। तो सही उत्तर है अन्वेषणात्मक। दोस्तों जब किसी समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की पर्याप्त जानकारी नहीं होती और अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य किसी विशेष सामाजिक घटना के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज निकालना होता है, तब अनुसंधान के लिए जिस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है उसे अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहा जाता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अध्ययन जो नए क्षेत्रों के लिए किया जाता है उसे अन्वेषणात्मक अध्ययन या अन्वेषणात्मक शोध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि क्या है? देखिए, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार या अवलोकन। तो सही उत्तर है प्रश्नावली। दोस्तों एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करनी हो तो सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि प्रश्नावली होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका किसके द्वारा उपयोग में ली जाती है? उत्तर देखिए, साक्षात्कारदाता द्वारा, साक्षात्कारकर्ता द्वारा, विभिन्न लोगों को द्वारा या ए और बी दोनों के द्वारा। तो सही उत्तर है साक्षात्कार के दौरान
साक्षात्कार निर्देशिका दोस्तों ये साक्षात्कारकर्ता के द्वारा उपयोग में ली जाती है और साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता या साक्षात्कार अधिकारी के पास साक्षात्कार निर्देशिका होती है जिसका उपयोग करके साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार लेता है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है? तो आप जानते हैं साक्षात्कार अधिकारी या साक्षात्कारकर्ता के द्वारा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता या साक्षात्कार अधिकारी के पास एक निर्देशिका होती है जिसका उपयोग करके साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुले सिरों की सारणी से निम्नलिखित में से कौन से औसत की गणना की जा सकती है? देखिए, माध्यिका एवं बहुलक, माध्य, बहुलक एवं माध्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप जान लीजिए दोस्तों, खुले सिरों की सारणी से कौन से औसत की माप की जाती है? तो आप जान लीजिए ये है माध्यिका और बहुलक। आप जान लीजिए कि खुले सिरों की सारणी से माध्यिका और बहुलक जैसे औसत की गणना की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि बीजगणित दृष्टिकोण से माध्य माध्यिका बहुलक से श्रेष्ठ है? ऑप्शन है C.A. मोजर, E.W. बर्गेस, गुडे एवं हार्ट या फिर P.V. यंग। तो सही उत्तर है दोस्तों, बीजगणित दृष्टिकोण से माध्य माध्यिका या बहुलक से श्रेष्ठ है, ये कथन P.V. यंग का है। दोस्तों आप देखिए कि P.V. यंग ने कहा है कि बीजगणित दृष्टिकोण से माध्य माध्यिका या बहुलक से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने कहा है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, गुडे एवं हार्ट के द्वारा कहा गया है इंटरव्यू के संबंध में कि दोस्तों गुडे एवं हार्ट ने कहा है कि इंटरव्यू इज ए प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल सोशल इंटरेक्शन, यानी साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये गुडे एवं हार्ट का कथन है। पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है जो साधारणतया इसके लिए तुलनात्मक रूप में अपरिचित है। अगला प्रश्न है कि एक शून्य प्राक्कल्पना होती है क्या? अंतर नहीं है कि प्राक्कल्पना, कुछ अंतर है कि प्राक्कल्पना, सर्वाधिक अंतर है कि प्राक्कल्पना या औसत अंतर है कि प्राक्कल्पना। तो आपको बताना है कि एक शून्य प्राक्कल्पना क्या होती है। तो उत्तर है दोस्तों, एक शून्य प्राक्कल्पना जो है अंतर नहीं है कि प्राक्कल्पना होती है। और आप जान लीजिए दोस्तों, शून्य प्राक्कल्पना वह होती है जिसके द्वारा दो परिवर्तियों यानी वेरिएबल्स के बीच शून्य संबंधों को प्रकट किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि किसी प्रकार के संबंध नहीं है या दो परिवर्तनों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है, वह प्राक्कल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्राक्कल्पना की जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो उत्तर है शून्य प्राक्कल्पना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वह प्राक्कल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्राक्कल्पना की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, इसका नाम शून्य प्राक्कल्पना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवर्तियों यानी वेरिएबल्स के बीच संबंधों की जांच करने वाले कथन को जाना जाता है। देखिए, अनुसंधान प्रश्न, प्राक्कल्पना, अध्ययन के उद्देश्य या अध्ययन की समस्या। तो सही उत्तर है प्राक्कल्पना या हाइपोथेसिस। दोस्तों अनुसंधान के विशिष्ट अर्थ में दो या दो से अधिक परिवर्तियों के अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाला एक ऐसा अस्थायी कथन का सामान्यीकरण प्राक्कल्पना या उपकल्पना कहलाता है जिसे साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध अथवा असिद्ध किया जाना बाकी है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसकी अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच करना अभिशेष है? ऑप्शन देखिए, उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान या संप्रत्यय। तो उत्तर है उपकल्पना। दोस्तों आप जान लीजिए कि वो काल्पनिक प्रस्तावना जिसकी अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच करना अभिशेष है, इसको उपकल्पना कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कोई भी अस्थायी कथन जिसके सिद्ध अथवा असिद्ध होने की संभावना है वो क्या होता है? तो उसको उपकल्पना कहते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि कोई भी अस्थायी कथन जिसे सिद्ध अथवा असिद्ध होने की संभावना है वो उपकल्पना है।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है क्या कहलाती है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, उपकल्पना, तथ्य, अवधारणा या प्रतिरूप। तो सही उत्तर है उपकल्पना। और आप जान लीजिए दोस्तों, सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है उसे उपकल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपकल्पना नहीं है अस्थायी कथन, संबंधात्मक कथन, व्याख्यात्मक कथन या उदग्र कथन। तो सही उत्तर है उपकल्पना उदग्र कथन नहीं है। उपकल्पना एक अस्थायी कथन है और ये संबंधात्मक और व्याख्यात्मक कथन है। इसका उदग्र कथन से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? तो उत्तर है ए जे ब्लैक और डीन जे चैंपियन। दोस्तों, ए जे ब्लैक और डीन जे चैंपियन ने कहा है कि एक परिकल्पना किसी ऐसी चीज के बारे में अस्थायी कथन है जिसकी वैधता सामान्यतया अज्ञात है। अगला प्रश्न है, केस स्टडी पद्धति या केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है क्या? जैविकीय सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी या ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए दोस्तों, कि केस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। और आप जान लीजिए, वैयक्तिक या केस अध्ययन पद्धति एक सामाजिक इकाई का संपूर्ण एवं गहन अध्ययन है। इसके अंतर्गत संबंधित इकाई के प्रत्येक अंग के विकास की प्रक्रियाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है, जिसके कारण वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा जाता है। और बर्गेस ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन या अनुसूची। तो सही उत्तर है एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, परिकल्पना के स्रोत सामान्य संस्कृति, समरूपता तथा वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, अपकिरण पदों के विचलन का माप है, ये कथन किसका है? ए एल बाउले, ब्रुक्स एवं डिक, एल आर कॉर्नर या पी वी यंग। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए एल बाउले। दोस्तों, अपकिरण पदों के विचलन का माप है, यानी डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द आइटम्स। तो ये कथन ए एल बाउले का है। ब्रुक्स और डिक के शब्दों में अपकिरण अथवा प्रसार एक केंद्रीय मूल्य के इधर उधर चल मूल्यों के विचरण अथवा बिखराव की सीमा है। और एल आर कॉर्नर के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है उस माप को अपकिरण कहते हैं, यानी डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू व्हिच इंडिविजुअल आइटम वेरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैयक्तिक अध्ययन विधि जो आंकड़े उपलब्ध कराती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, संख्यात्मक, गुणात्मक, दोनों ए तथा बी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वह वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो आंकड़े यानी डाटा उपलब्ध कराती है उसे संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, दोनों ए और बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों आंकड़े उपलब्ध कराती है। समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन का अनुप्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किंतु व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के अध्ययन के लिए चार्ल्स ली प्ले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि किसने सर्वप्रथम अपने शोध में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था। तो सही उत्तर है फ्रेडरिक लिपले। देखिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेडरिक लिपले ने, दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसने अपने शोध में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। गणनात्मक अध्ययन, अनेक स्रोतों का प्रयोग, अध्ययन की विशेष इकाई या इकाई का गहन अध्ययन।
तो सही उत्तर है गणनात्मक अध्ययन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है ये गणनात्मक अध्ययन। दोस्तों अध्ययन की विशेष इकाई, अनेक स्रोतों का प्रयोग तथा इकाई का गहन अध्ययन व्यक्तिक अध्ययन की विशेषता है। इसकी विशेषता में गणनात्मक अध्ययन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण है? देखिए गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, वैयक्तिक अनुभव में वृद्धि या यह सभी? तो सही उत्तर है ये सभी। आप जान लीजिए दोस्तों, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के गुण में ये सभी शामिल हैं, यानी गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक अनुसंधान की एक परिमाणात्मक पद्धति नहीं है? देखिए सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन, तुलनात्मक पद्धति या सांख्यिकी विश्लेषण? तो सही उत्तर है दोस्तों वैयक्तिक अध्ययन। और सर्वेक्षण पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी विश्लेषण ये सामाजिक अनुसंधान की परिमाणात्मक पद्धति है, जबकि वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणात्मक आंकड़े होते हैं क्या? शाब्दिक एवं अवलोकित, सांकेतिक, सांख्यिकी विश्लेषित या सारणीकृत? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांकेतिक। दोस्तों गुणात्मक आंकड़े सारणीकृत यानी टेबुलेटेड होते हैं, इन्हें संख्यात्मक इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? जनगणना, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन या इन्वेंट्री अभिलेख प्रबंधन? तो सही उत्तर है कौन सा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों इन्वेंट्री अभिलेख प्रबंधन। दोस्तों इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि जनगणना, वैयक्तिक अध्ययन और अवलोकन आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है? आपको बताना है। पहला है सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, जीवन इतिहास, पत्र या डायरी? तो सही उत्तर है सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट। दोस्तों ये व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है, जबकि जीवन इतिहास, पत्र और डायरी ये व्यक्तिगत प्रलेख की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से अध्ययन के लिए एक छोटे क्षेत्र का चुनाव करना हो तो इसके लिए निम्नांकित में से किस प्रविधि का उपयोग किया जाता है? देखिए लॉटरी प्रविधि, कार्ड प्रविधि, टिप्पेट प्रविधि या ग्रिड प्रविधि? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रिड प्रविधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से अध्ययन के लिए एक छोटे क्षेत्र का चुनाव करना हो तो इसके लिए ग्रिड प्रविधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विरेलसन पद्धति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विरेलसन पद्धति 1954 प्रयोग की जाती है किसके लिए? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है शोध प्रविधि के अंतर्गत कि विरेलसन पद्धति 1954 जो है ये किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है? देखिए समाजमिति में, अंतर्वस्तु विश्लेषण में, टी परीक्षण में या साक्षात्कार में? तो सही उत्तर है अंतर्वस्तु विश्लेषण में। दोस्तों विरेलसन पद्धति 1954 का प्रयोग अंतर्वस्तु विश्लेषण में किया जाता है और विरेलसन ने संचार क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन विषय के अंतर्वस्तु की वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? देखिए वैयक्तिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रक्षेपी विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अंतर्वस्तु विश्लेषण। आप जान लीजिए समाचार या न्यूज की सूचनाओं के आधार पर अंतर्वस्तु विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है और उपन्यास के पात्र अथवा एक भाषण अथवा एक समाचार पत्र का संपादकीय ये सब गुणात्मक विषय है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग होता है? देखिए साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या अनुसूची? तो सही उत्तर है अवलोकन में। दोस्तों अवलोकन विधि में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है पीएच मान के अनुसार कौन वास्तव में एक खुफिया होता है? देखिए सहभागी अवलोकनकर्ता, असहभागी अवलोकनकर्ता,
साक्षात्कार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सहभागी अवलोकनकर्ता। दोस्तों पीएच मान के अनुसार सहभागी अवलोकनकर्ता वास्तव में एक खुफिया होता है। अगला प्रश्न है, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन या अनुसूची? तो सही उत्तर है सहभागी अवलोकन। दोस्तों आप जान लीजिए कि जब रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है तो इस पद्धति को सहभागी अवलोकन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है तथापि सभी क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है? तो उत्तर है HR बर्नार्ड। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसने कहा है कि सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है तथापि सभी क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है? तो ये HR बर्नार्ड का कथन है। HR बर्नार्ड कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज फील्ड वर्क, हाउएवर नॉट ऑल फील्ड वर्क इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न है, शोध में विश्वसनीय निदर्शन की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी होनी चाहिए? देखिए, छोटा आकार, संगठित, विधिवत या प्रतिनिधित्व? तो सही उत्तर है प्रतिनिधित्व। दोस्तों शोध की निदर्शन विधि में समग्र में से किसी आधार पर कुछ इकाइयों को छांट या चुन लिया जाता है और इस प्रकार छांटी या चुनी हुई इकाइयां संपूर्ण समग्र के गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और चुनी हुई इकाइयां निदर्शन यानी सैंपल कहलाती हैं। विश्वसनीय निदर्शन की सबसे मुख्य विशेषता प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निदर्शन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? देखिए, देव निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, नियमित अंतराल विधि या गैर संभावना निदर्शन? तो सही उत्तर है गैर संभावना निदर्शन। दोस्तों वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में गैर संभावना निदर्शन विधि उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता क्या है? देखिए, लघु आकार, सहजता से अध्ययन, सहजता से पहुंच या प्रतिनिधित्वपूर्ण? तो सही उत्तर है प्रतिनिधित्वपूर्ण। और आप जान लीजिए दोस्तों, एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए और एक वृहद क्षेत्र या समग्र में से चुनी हुई कुछ प्रातिनिधिक इकाइयों के समूह को प्रतिदर्श कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। निदर्शन पद्धति के बिल्कुल विपरीत कौन सी पद्धति मानी जाती है? तो आप जानते हैं जनगणना पद्धति। आप जान लीजिए दोस्तों, जब किसी क्षेत्र की समस्त इकाइयों जैसे व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा तत्व को अध्ययन का आधार बनाया जाता है तब ये शोध प्रविधि जनगणना प्रविधि या सेंसस मेथड कहलाती है। इसके ठीक विपरीत निदर्शन प्रविधि होती है जिनसे संपूर्ण इकाइयों में से कुछ निश्चित मात्रा में इकाइयों को चुना जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? देखिए, विशाल क्षेत्र, पर्याप्त आकार, अभिनति से मुक्त या लचीलापन? तो सही उत्तर है विशाल क्षेत्र। दोस्तों एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की विशेषता पर्याप्त आकार की, अभिनति से मुक्त यानी फ्री फ्रॉम बायस और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। विशाल क्षेत्र इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार के निदर्शन में प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर का अवसर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है यादृच्छिक निदर्शन, जिसको रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। दोस्तों यादृच्छिक निदर्शन को दैव निदर्शन या रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है और गणित की संभावना सिद्धांत पर ये जो है सिद्धांत आधारित है। इस विधि के अनुसार समग्र की प्रत्येक इकाई को न्यादर्श या सैंपल के रूप में चुने जाने का अवसर मिलता है और सैंपल के रूप में किस इकाई को चुना जाए या छोड़ा जाए ये अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। एक विचारक हैं F8, ये कहते हैं दैव निदर्शन वही होगा जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में शामिल होने का समान अवसर हो। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव निदर्शन, जनगणना या उपर्युक्त सभी?
तो सही उत्तर है दैव निदर्शन। दोस्तों आप जान लीजिए कि यादृच्छिक निदर्शन या दैव निदर्शन, जिसको रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है, इस विधि के अनुसार समग्र की प्रत्येक इकाई को सैंपल के रूप में चुने जाने का अवसर मिलता है। तो याद रखिएगा, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है, उसे रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत। इसमें हमने शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।